मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। नए मौज़ूआत के साथ, नई बाइसे तरगीब मिसालों के साथ, नए नए पैगामात को समेटते हुए एक बार फिर मैं आपसे मन की बात करने आया हूं। जानते हैं इस बार मुझे सबसे ज्यादा खुतूत और पैगामात किस मौजू से मुताल्लिक मिले हैं? ये मौजू ऐसा है जो तारीख, हाल और मुस्तकबिल तीनों से मुताल्लिक है। मैं बात कर रहा हूं मुल्क को मिले नए प्रधानमंत्री म्यूजियम की। इस 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर प्रधानमंत्री म्यूजियम का इफ्तिताह हुआ है। इसे मुल्क के शहरियों के लिए खोल दिया गया है। एक सामे हैं जनाब सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम में रहते हैं और पहला मौका मिलते ही वो प्रधानमंत्री म्यूजियम देख आए हैं। सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो पैगाम मुझे लिखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज़ चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जब वो पीएम म्यूजियम गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने मुल्क और मुल्क की क़यादत करने वालों के बारे में काफ़ी कुछ जानते ही नहीं हैं। उन्होंने पीएम म्यूजियम की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखा है जो उनके तजस्सुस को और बढ़ाने वाली थीं। जैसे उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से तोहफे में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और ये भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि मुरारजी भाई देसाई तहरीक आज़ादी में शामिल होने से पहले गुजरात में डिप्टी कलेक्टर थे। इंतजामी खिदमात में उनका एक लंबा करियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के सिलसिले में लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी के खात्मे के सिलसिले में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा ताउन था। इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं कि जब लैंड रिफॉर्म के बारे में वहां मैंने देखा कि जनाब पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी दिलचस्पी लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर तारीखी भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब म्यूजियम में उन चीजों को देखा जो अटल जी इस्तेमाल करते थे, उनकी तकारीर को सुना तो वो फख्र से भर उठे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस म्यूजियम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही दिलचस्प जानकारियां हैं। साथियों, मुल्क के वज़ीर आज़म के ताउन को याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। मुल्क के लिए फख्र की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक की शक्ल ले रहा है। तारीख के तईं लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम नौजवानों के लिए भी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है जो मुल्क की बेशकीमती विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। वैसे साथियों, जब म्यूजियम के बारे में आपसे इतनी बातें हो रही हैं तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है, आपको कितनी जानकारी है। मेरे नौजवान साथियों, आप तैयार हैं? कागज कलम हाथ में ले लिया? अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं, आप उनके जवाब नमो ऐप या सोशल मीडिया पर #म्यूजियम क्विज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरूर करें। मेरी आपसे अपील है कि आप इन सभी सवालों का जवाब जरूर दें। इससे मुल्क भर के लोगों में म्यूजियम के तईं दिलचस्पी और बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि मुल्क के किस शहर में एक मशहूर रेल म्यूजियम है जहां पिछले 45 वर्षों से लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है? मैं आपको एक और क्लू देता हूं। आप यहां फेरी क्वीन, सैलून ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा म्यूजियम है जहां हमें बहुत ही दिलचस्प तरीके से करेंसी का एवोल्यूशन देखने को मिलता है? यहां 6वीं सदी कबल मसीह के सिक्के मौजूद हैं तो दूसरी तरफ ई मनी भी मौजूद है। तीसरा सवाल, विरासत खालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत ही लुत्फ आता होगा। अगला सवाल उसी से जुड़ा है।
मुल्क का वाहिद काइट म्यूजियम कहाँ है? आइए मैं आपको एक क्लू देता हूं। यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका साइज 22 × 16 फुट है। कोई ध्यान आया? नहीं तो यहीं एक और चीज बताता हूं। ये जिस शहर में है उसका बापू से खास रिश्ता रहा है। बचपन में डाक टिकटों के कलेक्शन का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से मुतालिक नेशनल म्यूजियम कहां है? मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है? आपके लिए क्लू यह है कि इस म्यूजियम में आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टेक्सटाइल से मुताल्लिक विरासत को सेलिब्रेट करता है? इस म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, बहुत कुछ है। ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके लिए इनके जवाब तलाश करना बहुत आसान है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई नस्ल में तजस्सुस बढ़े, वो इनके बारे में मजीद पढ़ें, इन्हें देखने जाएं। अब तो म्यूजियम्स की अहमियत की वजह से कई लोग खुद आगे आकर म्यूजियम्स के लिए काफ़ी अतिया भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को, तारीखी चीज़ों को भी म्यूजियम्स को अतिया कर रहे हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक विरासती सरमाए को पूरे समाज के साथ मुश्तरक करते हैं। भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं। मैं ऐसी सभी जाती कोशिशों को भी सताइश करता हूं। आज बदलते हुए वक्त में और कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से अजायब घरों में नए तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। म्यूजियम्स में डिजिटलाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इसे देखते हुए अपने नौजवान साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की सर्किल के साथ किसी मकामी म्यूजियम को देखने जाएं। आप अपना तजर्बा #म्यूजियम मेमोरीज के साथ जरूर मुश्तरक करें। आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी म्यूजियम्स के तईं तजस्सुस पैदा होगा। मेरे प्यारे हमवतनों, आप अपनी जिंदगी में बहुत से अहद लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करते होंगे। साथियों, लेकिन हाल ही में मुझे ऐसे अहद के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था। इसलिए मैंने सोचा कि उसे मन की बात के सामईन को जरूर शेयर करूं। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये अहद करके निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा? है ना ये दिलचस्प अहद? दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और परीक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और परीक्षा दिल्ली में जहां भी गईं, उन्हें डिजिटल पेमेंट की सहूलत फराहम हो गई। यूपीआई QR कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेडी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सहूलत मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का यह फरोग सिर्फ दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही महदूद है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले हफ्ते अपने शौहर के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थीं। उन्होंने आसाम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक के अपने सफर का तजर्बा मुझे बताया। आपको भी ये जानकर खुशकुन हैरानी होगी कि कई दिन के इस सफर में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सहूलत भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सहूलत मौजूद है। सागरिका, परीक्षा और आनंदिता के तजर्बों को देखते हुए मैं आपसे भी अपील करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें, जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से मुल्क में कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में
डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सहूलत को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम तलाश करने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से मुल्क में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस वक्त हमारे मुल्क में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस करीब 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इससे मुल्क में सहूलत भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो मुल्क में फिनटेक से जुड़े कई नई स्टार्टअप्स भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से मुतालिक तजर्बात हों तो उन्हें मुश्तरक करिए। आपके तजर्बे मुल्क के कई दीगर शहरियों के लिए तरगीब बन सकते हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे आम लोगों की जिंदगी बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की गैर मामूली सलाहियतों का फायदा मुल्क और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही एकेडमिक्स, आर्ट्स और दूसरे कई शोबों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए मुल्क आज लगातार वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए काबिल रिसाई बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। मुल्क में ऐसे कई स्टार्टअप्स और इदारे भी हैं जो इस सिमत में बाइस तरगीब काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये इदारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के शोबे में नए मौक़े को प्रमोट कर रहा है। जो दिव्यांग फनकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल ने इन फनकारों की पेंटिंग्स की डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह गैर मामूली सलाहियतों के धनी होते हैं और उनके पास कितनी गैर मामूली सलाहियतें होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसकी एक मिसाल है। दिव्यांग साथियों की जिंदगी में कैसे चैलेंज होते हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई मौज़ूआत को इन पेंटिंग में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनके टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह की कोशिशों से जरूर जुड़ें। मेरे प्यारे हमवतनों, मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी जरूरी मिकदार में मौजूद हो, लेकिन आपको उन करोड़ लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो अभी बुहरान वाले इलाकों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत की तरह होती है। साथियों, इस वक्त आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुल्क जिन अदाइम के साथ आगे बढ़ रहा है उनमें आबी तहफ़्फ़ुज़ भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान मुल्क के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मुहिम है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर नौजवानों से चाहूंगा कि वो इस मुहिम के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके इलाके में तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक कोई तारीख है, किसी मुजाहिद आज़ादी की यादगार है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे जानकर अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का अहद करने के बाद कई जगहों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की जमीन पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके मकामी लोगों की मदद से, मकामी स्कूली बच्चों की मदद से इस गंदे तालाब की शक्ल ही बदल गई है। अब इस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वाल, चार दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को,
वहां के बच्चों को इस कोशिश के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, पानी की फराहमी और पानी की किल्लत ये किसी भी मुल्क की तरक्की और रफ्तार का तयन करती हैं। आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं सफाई सुथराई जैसे मौज़ूआत के साथ ही बार बार आबी तहफ़्फ़ुज़ की बात जरूर करता हूं। ये तो हमारी मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर से कहा गया है, पानियम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, यानी दुनिया में पानी ही हर एक जानदार की जिंदगी की बुनियाद है और पानी ही सबसे बड़ा रिसोर्स भी है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना जोर दिया। वैदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब झील वगैरह बनवाने को इंसान का समाजी और रूहानी फरीजा बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में आबी ज़ख़ैर को जोड़ने पर आबी तहफ़्फ़ुज़ पर खास जोर दिया गया है। इसी तरह तारीख के स्टूडेंट्स जानते होंगे, सिंधु सरस्वती और हड़प्पा तहजीब के दौरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी तरक्की याफ्ता इंजीनियरिंग होती थी। कदीम अहद में कई शहरों में आबी मसादिर का आपस में इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता था और ये वो वक्त था जब आबादी इतनी नहीं थी, कुदरती वसाइल की किल्लत भी नहीं थी, एक तरह से कसरत थी। फिर भी आबी तहफ़्फ़ुज़ के तईन तब बेदारी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज सूरत हाल इसके बरक्स है। मेरी आप सभी से अपील है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और झीलों के बारे में जानें। अमृत सरोवर मुहिम की वजह से आबी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। इससे शहरों में, महल्लों में मकामी सियाहत के मकामात भी तैयार होंगे, लोगों को घूमने फिरने की भी एक जगह मिलेगी। साथियों, पानी से मुतालिक हर कोशिश हमारी कल से जुड़ी है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज अलग अलग काविश लगातार करते आए हैं। जैसे कि कच्छ के रन का एक कबीला मालधारी आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वरदास नाम का तरीका इस्तेमाल करता है। उसके तहत छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के भील कबीले ने अपनी एक तारीखी रिवायत हलमा को आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया। इस रिवायत के तहत इस कबीले के लोग पानी से मुतालिक मसाइल का हल ढूंढने के लिए एक जगह जमा होते हैं। हलमा रिवायत से मिली तजावीज़ की वजह से इस इलाके में पानी का बहरान कम हुआ है और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बढ़ रही है। साथियों, ऐसी ही जिम्मेदारी का जज्बा अगर सबके मन में आ जाए तो आबी बहरान से मुतालिक बड़े बड़े चैलेंजों का हल हो सकता है। आइए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आबी तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करें। हम बूंद बूंद पानी बचाएंगे और हर एक जिंदगी बचाएंगे। मेरे प्यारे हमवतनों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने नौजवान दोस्तों से, स्टूडेंट्स से परीक्षा पर चर्चा की थी। इस बातचीत के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें एग्जाम में रियाजी से डर लगता है। इसी तरह की बात कई तालिब इल्मों ने मुझे अपने पैगाम में भी भेजी थी। उस वक्त ही मैंने ये तय किया था कि रियाजी मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर बात करूंगा। साथियों, रियाजी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके तईन हम भारतीयों को सबसे ज्यादा आसानी होनी चाहिए। आखिर रियाजी के सिलसिले में पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा तहकीक और ताउन भारत के लोगों ने ही तो किया है। सिफर यानी जीरो की दरियाफ्त और उसकी अहमियत के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की दरियाफ्त ना होती तो शायद हम दुनिया की इतनी साइंसी तरक्की भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारी साइंसी इजादात जीरो पर ही तो मुनहसिर हैं। भारत के माहिरीन रियाजी और दानिश्वरों ने यहाँ तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तुतत् सर्वम गणितैन बिना नहीं, यानी इस पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो सब कुछ रियाजी पर ही मबनी है। आप साइंस की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। साइंस का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फार्मूले में ही तो बयान किया जाता है। न्यूटन के लॉज हों, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, कायनात से मुताल्लिक सारा साइंस एक रियाजी ही तो है। अब तो साइंसदां भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फार्मूला जिससे कायनात की हर चीज को बयान किया जा सके। रियाजी के सहारे साइंसदां समझ की इतनी वसअत का तस्वुर हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर सिफर की इजाद की तो साथ ही लामहदूद यानी
इन्फिनिट को भी एक्सपीरियंस किया है। आम बोलचाल में जब हम गिनतियों नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते हैं और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और हिंदुस्तानी रियाजी में ये गिनती बहुत आगे तक जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक रायज है, एकम दशम शतम चैव सहस्रम आयुतम तथा लक्षम चै न्यूतम चैव कोटि अबुर्दम एवं चा वृंदम खर्वो निखर्वा चा शंका पद्मा चैसागरा अंत्यम मध्यम प्रार्धा चा दश वृद्ध्या यथा कर्मम। इस श्लोक में गिनतियों का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और आयु, लाख, न्यूत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह यह गिनती जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का मतलब होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, इसके आगे भी ओघ और महोघ जैसी गिनतियां होती हैं। एक महोघ होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 सिफर 62 जीरो। हम इतनी बड़ी गिनती का तस्वुर भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन हिंदुस्तानी रियाजी में इनका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे इंटेल कंपनी के सीईओ मिले थे। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी। इसमें भी वामन अवतार के जरिए शुमार करने या पैमाइश का ऐसा ही एक हिंदुस्तानी तरीके को दिखाया गया था। इंटेल का नाम आया तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा। कंप्यूटर की जबान में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क में आचार्य पिंगला जैसे ऋषि हुए थे जिन्होंने बाइनरी का तस्वुर किया था। इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर रामानुजन जैसे रियाजीदां तक रियाजी के कितने ही फार्मूलों पर हमारे यहाँ काम हुआ है। साथियों, हम भारतीयों के लिए रियाजी कभी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं रहा। इसका एक बड़ा सबब हमारी वैदिक रियाजी भी है। जदीद अहद में वैदिक रियाजी का सेहरा जाता है श्री भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज को। उन्होंने कैलकुलेशन के कदीम तरीकों को रिवाइव किया और इसे वैदिक रियाजी नाम दिया। वैदिक रियाजी की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप मुश्किल से मुश्किल गिनतियां पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक रियाजी सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई नौजवानों की वीडियोस भी आपने देखे होंगे। साथियों, आज मन की बात में वैदिक रियाजी सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी, और वो पिछली 2-2.5 दहाइयों से वैदिक मैथमेटिक्स इस मूवमेंट को बड़ी हवालगी के जज्बे से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफ़ी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूँगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है, जो हमारी धरोहर है, उसको विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए, क्योंकि गणित की डर सर हर जन को सताती है और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है। गौरव जी, कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर, मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ। और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों के पास? हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हमारी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। गौरव जी, आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूं और मैं अवसर ढूंढता रहता हूं, और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल
एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और मेरा भी अनुभव है कि ज़्यादातर जब बच्चों से बात करता हूँ तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए। और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है, शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है। तो एग्जाम वॉरियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको? सर, ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो डर होता है, जो हवा हो गया है हर घर में, एग्जाम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो वैदिक गणित से ये सब छू मंतर हो जाता है। इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित 1500% तेज है, और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है। जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि बच्चे अगर चाहे तो आंख बंद कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्धति के द्वारा। वैसे ध्यान की जो परंपरा है उसमें भी इस प्रकार से गणित करना, वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है। राइट सर। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने मिशन मोड में इस काम को उठाया है, और विशेष करके आपकी माताजी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको ये रास्ते पर ले गई, और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। साथियों, गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक रियाजी कैसे रियाजी को मुश्किल से मजेदार बना सकती है। यही नहीं, वैदिक रियाजी से आप बड़ी बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सभी वालिदैन अपने बच्चों को वैदिक रियाजी जरूर सिखाएं। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, उनके ब्रेन की एनालिटिकल पावर भी बढ़ेगी, और हाँ, रियाजी को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा बहुत डर होता है, वो डर भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे हमवतनों, मन की बात में आज म्यूजियम से लेकर मैथ तक कई इल्मी मौजूआत पर बात हुई। ये सब मौजू आप लोगों के मशवरों से ही मन की बात का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे आप इसी तरह आगे भी अपने मशवरे नमो ऐप और MyGov के जरिए भेजते रहिए। आने वाले दिनों में मुल्क में ईद का त्यौहार भी आने वाला है। 3 मई को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाएगी। कुछ दिन बाद ही वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी आएगा। ये सभी त्यौहार एहतियात, पाकीज़गी, अतिया और यगानगत के त्यौहार हैं। आप सभी को इन त्यौहारों की पेशगी मुबारकबाद। इन त्यौहारों को खूब जोश और जज्बे और यगानगत के साथ मनाइए। इन सब के बीच आपको कोरोना से भी मोहतात रहना है, मास्क लगाना है, मुस्तकिल वक्फे पर हाथ धुलते रहना। बचाव के लिए जो भी ज़रूरी तरीके हैं, आप उन पर अमल करते रहें। अगली बार मन की बात में हम फिर मिलेंगे और आपके भेजे गए कुछ और नए मौज़ूआत पर बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।